Hello everyone, welcome back in my channel Bright Physics and my name is Atul Soni and today's lecture I am going to discuss about the Coulomb's law. So Coulomb's law स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को Coulomb's law. As you know that in previous lecture I have completed all the basics related to the charge. ठीक है, और नेक्स्ट इस लेक्चर में हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद इस सीरीज़ में इस लेक्चर में हो सकता है जितना हम लोग कोशिश करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में जो थ्योरी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी मिसलेनियस प्रॉब्लम है उसको देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। कूलम्स लॉ, देखिए कूलम्स लॉ में एक साइंटिस्ट थे कूलम्स और उन्होंने दो चार्ज के बारे में ये बताया कि अगर वो किसी दो चार्ज को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट अस सपोज द चार्ज Q1 एंड Q2, और कूलम्स ने ये बताया कि अगर ये दो चार्ज स्टैटिक हैं तो इन स्टैटिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बताया कूलम्स ने कि लेट अस सपोज दिस इज़ द 2 पॉइंट चार्ज, मान लेते हैं कि ये 2 पॉइंट चार्ज हैं और ये 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर रखे हुए हैं। तो लेट अस सपोज द सेपरेशन बिटवीन दीज 2 चार्जेस आर, हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इसके सेपरेशन को आर मान लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज 2 चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। क्या बताया कूलम्स ने कि जो फोर्स है वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q1 इंटू Q2। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर अगर हम लोग करें तो उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी F will be inversely proportional to the R square. So this is equation number 1 and this is equation number 2. हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइंड कर लें तो what we get, हमको मिलेगा F proportional Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम लोग रिमूव करें तो आपको पता है कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के बाद एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा K एंड फाइनली दिस एक्सप्रेशन विल बी Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो दिस इज़ द कूलम्स लॉ और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बियन फोर्स। क्या बोलते हैं, कूलम्बियन फोर्स। तो जनरली इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जनरली इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये K क्या है, तो K इज द कांस्टेंट और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कहीं कहीं पे ये एक्सप्रेशन जब हमको दिखेगा तो डायरेक्टली कहीं कहीं पे लिखा होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। समटाइम्स यू विल फाइंड F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वेयर K इज वॉट, K इज द कॉन्स्टेंट हुज वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है क्या, तो देखिए इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद।
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कूलम्स लॉ का जो हम लोगों ने अभी एक्सप्रेशन देखा है, इस एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन आया है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दिस इज द मोस्ट यूजफुल एक्सप्रेशन ऑफ द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का एक एक्सप्रेशन और भी है जो हम लोग अभी कुछ देर बाद डिराइव करेंगे, बट ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन में जो Q1 Q2 है, इस Q1 Q2 को बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे तो कोई भी चार्ज कंसीडर नहीं किया है कि ये प्लस है या माइनस है। हमें यहाँ पर ये जो चार्ज है, इन चार्ज के प्लस माइनस होने से कोई मतलब नहीं है, इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स भी हमारा क्या निकल के आया है, ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब इस फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कूलम्स लॉ, वो होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वेक्टर्स लॉ ऑफ कूलम्स लॉ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। एंड दिस इज़ अबाउट द कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। और इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा वेक्टर फॉर्म में। एक बात और ध्यान से सुनिए, कूलम्स लॉ यहाँ पर फिनिश नहीं हो जाता है। कूलम्स लॉ में जो भी पॉइंट्स है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और उस पॉइंट को जब हम डिस्कस करेंगे तो आप देखिएगा कि वो सारे पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं उन सारे पॉइंट से। तो जो भी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की जो भी पॉइंट्स होंगे कूलम्स लॉ से रिलेटेड, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे चैनल में, और अगर अभी तक इस सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर को पढ़ें, उसका बेनिफिट उठाएँ। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर, इसके नेक्स्ट हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेक्टर का, कूलम्स का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए, अगर कभी भी जेई मेंस या एडवांस में अगर कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो वो स्केलर फॉर्म में पूछने के बहुत रेयर चांस है, नहीं पूछेंगे। वो जब भी क्वेश्चन पूछेंगे वो हमेशा वेक्टर फॉर्म का यूज़ करवाएंगे। इसलिए इस एक्सप्रेशन को हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, और न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का आपको वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म से देखते हैं। वेक्टर फॉर्म से अगर हमें इस कूलम्स लॉ को देखना है तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमको एज्यूम करना पड़ेगा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को एज्यूम करते हैं। सपोज दिस इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसिडर करते हैं कि एक हमारा चार्ज है Q1, ठीक है, एक हमारा चार्ज है Q2। अब अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो ये Q1 और Q2 की कोई पोजीशन तो होगी, और वो पोजीशन क्या होगी, तो जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की पोजीशन अगर हमको बताना होता है तो हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं किसका, पोजीशन वेक्टर का। तो सपोज़ कि पोजीशन वेक्टर इसका क्या है, Q2 वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं R2, ठीक है। और ये जो Q1 वाला चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर है R1, ठीक है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये क्या है, ओरिजिन है ना। एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1
विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि वेक्टर के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, तो जिसका भी वेक्टर, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 11th में है और अभी इस कॉन्सेप्ट को देख रहा है और वेक्टर उसका नहीं प्रिपेयर है, तो आप टेंशन में मत आइएगा। जो कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, जितना वेक्टर यहाँ यूज़ होना है वो समझाएंगे, और बहुत ही जल्द हम लोग वेक्टर की भी सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए अभी जितना यहाँ पर वेक्टर यूज़ होगा मैं उसको समझा देता हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट की अगर हमको लोकेशन बतानी होती है तो हम उस लोकेशन को ओरिजिन से एक वेक्टर से डिनोट करते हैं लोकेशन को, और उस वेक्टर को नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। तो इस Q1 की पोजीशन क्या है, R1, और वेक्टर के साथ दिस इज वेक्टर R1, और इसको बोलते कैसे हैं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, 1 मीन्स व्हाट, Q1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली डिस्टेंस, ये ठीक है, ये भी तो पोजीशन वेक्टर है, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर किसका है, Q2 का। देखो Q2 का पोजीशन वेक्टर ये क्या, R2 है, लेकिन ये R2 किसके रिस्पेक्ट में है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो इसको क्या लिखा, R2। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में है। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं R पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। समझ में आ रहा है, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है, 0 तो लिखेंगे नहीं ना, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर है। अब देखो ये ट्रायंगल एक बन गया, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इस R21 की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, R21 को हम लोग लिखते हैं R2 माइनस R1। वेक्टर में ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, परेशान नहीं होना है जिसको वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझते जाइए। इस R21 को हम लोग लिखते हैं R2 माइनस R1, सिंपल है, जो पहले आ रहा है उसको लिखेंगे R2 और जो बाद में है उसको माइनस करके लिखेंगे R1। ये आया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते जाइए, ये Q1 है, ये Q2 है। कूलम्स के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में फोर्स तो लग रहा होगा, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा तो ये Q1 इस Q2 को फोर्स लगा रहा होगा और ये Q2 इस Q1 को लगा रहा होगा। दोनों चार्ज तो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे ना, ये Q1 इस Q2 को भी फोर्स लगा रहा होगा और ये Q2 इस Q1 को भी लगा रहा होगा। मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये दोनों चार्जेस क्या हैं, प्लस हैं, क्या हैं, प्लस हैं, ठीक है। क्यों किया है अभी देखते जाइए। ये जो Q1 है और ये Q2 है, दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये Q1 इसको रिपेल करेगा इधर, यानी ये Q1 इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये Q2 इसको इधर फोर्स लगाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों के फोर्सेस, अब हम लोग वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं तो डायरेक्शन के साथ हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस कर देते हैं। ये Q1 इस Q2 को इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो इसका फोर्स ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ए ऐसे। ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है 1, किस पे लगा रहा है, 2 पे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन 2 बाई 1। क्या लिखे हमने, फोर्स ऑन 2 बाई 1, और वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर, ठीक है। अब ये Q2 भी तो इस Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा, ये Q2 भी तो इस Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा, तो ये Q2 इस Q1 पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो Q1 है, ये Q1 जो है, सॉरी ये जो Q2 है, ये Q2 भी तो इस Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा, और उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, उसको लिखेंगे F फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2। देखो यहाँ तक बात क्लियर है पूरी। सबसे पहले क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में Q1 और Q2 कंसीडर किया एज इट इज़, जैसा स्केलर फॉर्म में कर रहे थे। दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म से निकाला, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। R21 आया, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, R21, एंड R21 कैन बी रिटन एज R2 माइनस R1। अब इसके बाद तो सिंपल है, ये Q1 इसको फोर्स लगा रहा होगा इस साइड और ये Q2 इसको फोर्स लगा रहा होगा इस साइड। हम लोगों ने ये जैसे ही काम कर लिया,
इसके बाद सारा का सारा मैटर सिंपल हो जाता है। क्या करना है, अब हम लोग इस वाले फोर्स का एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं और उसको ये वाला हमें समझ में आ जाएगा। देखिए F21 हमको लिखना है, क्या लिखना है हमको, F21। ध्यान से देखिएगा, F21 के बारे में हम क्या लिखने वाले हैं, कूलम्स को याद करते हैं। कूलम्स ने क्या बोला था, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, KQ1Q2/r²। और वही एक्सप्रेशन तो हमें अभी भी लिखना है। वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड लिखिए और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी लिखिए। तो हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड लिखना है K, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r²। r क्या है, r इज व्हाट, सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस क्या है, r21। लेकिन क्या इस r21 का हम लोग वेक्टर r21 का स्क्वायर करेंगे क्या, नहीं, ये गलत है। ठीक, हमें डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है। तो ये वेक्टर है ना, और वेक्टर में तो डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। तो हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें डिस्टेंस का स्क्वायर करना है यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। और मैग्नीट्यूड यहाँ लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर का मॉड लेना पड़ेगा। और मॉड ले लिए तो जैसे ही मॉड लिया तो अब ये मैग्नीट्यूड हो गया और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो ये आ गया मैग्नीट्यूड किसका, फोर्स का। लेकिन इस फोर्स का अभी तो हमें डायरेक्शन भी लिखना है ना, तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखेंगे कि इस फोर्स की जो F21 लिखा है इसकी डायरेक्शन कहाँ है। तो ध्यान से देखिए, इस Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, Q1 इसको फोर्स किधर लगा रहा है, इस तरफ। ध्यान से देखिए, F21 की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। और इस डायरेक्शन को अगर हमको लिखना है तो हम ज़रा ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो F21 की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसकी है, R21 की डायरेक्शन। यानी F21 R21 की डायरेक्शन में लग रहा है। ध्यान से देखिए, F21 जो है, F21 R21 की डायरेक्शन में लग रहा है। R21 की भी डायरेक्शन तो यही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो F21 है ना, इसकी डायरेक्शन क्या है, R21। करेक्ट, क्लियर हुआ। अभी इसके आगे एक स्टेप और भी करना है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये मैंने गलत लिखा है, R21 नहीं, R21 का कैप। ठीक है, क्या लिखना है, R21 का कैप। मतलब देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर में, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर A है, ठीक है, और अगर मुझे इस वेक्टर A की डायरेक्शन बताना है तो इसको हम लिखते हैं A कैप से। A कैप क्या शो करेगा, इस डायरेक्शन को शो करेगा। और इस A कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर A अपॉन, और इसी वेक्टर A के मॉड से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो यहाँ पर A कैप आ जाता है। A कैप मतलब क्या, डायरेक्शन अलोंग A। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जिसको वेक्टर का अभी नॉलेज नहीं है, मतलब जिसको वेक्टर के अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, अगर उनको अभी वेक्टर नहीं पढ़ा है उन्होंने, तो इस कॉन्सेप्ट को अभी देख करके सिर्फ इतनी बात लिख लीजिए। अगर मान लीजिए वेक्टर A है और इसकी डायरेक्शन को हमें लिखना है, तो इसकी डायरेक्शन को हम लोग लिखते हैं A कैप से, और इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन को हमेशा हम लोग यूनिट वेक्टर से, जैसे अगर मान लीजिए कोई वेक्टर R है, उसकी डायरेक्शन बतानी है तो हम लोग बताएंगे यूनिट वेक्टर ऑफ R से, यानी R कैप। कोई वेक्टर I है तो I कैप से उसकी डायरेक्शन को डिनोट करेंगे। कोई वेक्टर A है तो इसकी डायरेक्शन को A कैप से डिनोट करेंगे, और A कैप को लिखेंगे वेक्टर A अपॉन मॉड A। सिमिलरली जो F21 है, F21 की डायरेक्शन कहाँ है, R21 के अलोंग है, यानी R21 की डायरेक्शन लिख दीजिए, वही फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। और R21 की अगर डायरेक्शन लिखना है हमको तो R21 का कैप लिखेंगे। और R21 का कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे A कैप का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर A अपॉन मॉड A, वैसे ही R21 कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए K Q1 Q2, ये जो R21 है इसको क्या लिख देंगे हम लोग, R2 माइनस R1। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ से ओके। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग R21 वेक्टर अपॉन R21 का मॉड। इस फॉर्मूले से देख लीजिए,
ए कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, तो हमें वेक्टर ए की डायरेक्शन मिल जाएगी। वैसे ही अगर हमें वेक्टर R21 की डायरेक्शन चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21। अब ध्यान से देखो, मैं इस R21 को क्या लिख सकते हैं, हम इस R21 को लिख सकते हैं क्या, R2 माइनस R1, ठीक है। सिमिलरली इस R21 को भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1। ध्यान से देखिएगा, K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1, ठीक है। ध्यान से देखो, इस R21 को क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, ठीक है। इस R21 को भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1। देखो मॉड के अंदर R2 माइनस R1 और पहले से क्या है, मॉड के अंदर R2 माइनस R1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक और मॉड R2 माइनस R1 आ जाएगा, जो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, क्यूब। सो दिस इज द होल एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कि फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है वो आ गया F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। या तो इसको आप R2 माइनस R1 बोलो या तो सिर्फ आप R21 बोलो, लेकिन ऐसे याद करने में ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। सो दिस इज होल अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इस वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार पूरे इस पिक्चर को एनालाइज कीजिए, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, सारे स्टेप्स एकदम क्लियर होने चाहिए। मैं एक बार जल्दी से फिर से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में Q1 और Q2 दो चार्ज कंसीडर करने हैं। दोनों चार्ज की पोजीशन वेक्टर हमने लिखा R1 एंड R2। फिर इन दोनों पोजीशन वेक्टर से हम लोग वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से डायरेक्ट, ये आपको याद रखना है कि R21 यहाँ पर जो आता है उसको हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस R1। अब इसके वजह से यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा F21 और इसके वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा F12। इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 2/1, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। अब हम लोगों ने इस वाले फोर्स के लिए एक्सप्रेशन लिखा है, तो जो एक्सप्रेशन अभी हमने स्केलर फॉर्म में पढ़ा था वही एक्सप्रेशन लिखा है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होता था वहाँ पे, डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो हमने इसका डिस्टेंस निकाला कैसे, मॉड लेके, और उसके साथ मॉड लेकर के स्क्वायर कर दिया। अब हमको इस फोर्स की डायरेक्शन लिखना था। इस फोर्स का डायरेक्शन अगर हमको लिखना था तो हम क्या करेंगे, F21 की डायरेक्शन किधर है, तो F21 की डायरेक्शन R21 की तरफ है, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें R21 की डायरेक्शन अगर रिप्रेजेंट करना है तो R21 का यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, और हमने यूनिट वेक्टर लिखा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर, जैसे वेक्टर ए कैप अगर लिखना है तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, सिमिलरली वेक्टर R21 अपॉन मॉड R21। फाइनली इसको हम लोगों ने देखा, इसको यहाँ पर R21 की वैल्यू रख दी R2 माइनस R1 और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बारे में एक बात हम और अभी बताने वाले हैं, F12 कैसे निकलेगा, या F12 और F21 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग भी सोचिए कि F12 और F21 में क्या रिलेशन। F12 के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस F12 के बारे में क्या कमेंट करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले ये बताइए, ये जो चार्ज Q1 है, ये जितना फोर्स इस Q2 पे लगा रहा था यानी F21, ये Q2 भी उतना ही फोर्स तो Q1 को लगाएगा। ये Q1 जितना फोर्स इस Q2 को लगा रहा है उतना ही फोर्स ये Q2 भी इस Q1 को लगा रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को तो इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट है। ये इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है और Q2 इसको अपोजिटली फोर्स लगा रहा है। यानी हम एक बात ध्यान से देखें तो बोल सकते हैं कि जो Q2 पे फोर्स लग रहा है F21, इसकी डायरेक्शन R21 के डायरेक्शन के अलोंग है, ध्यान से सुनिएगा। और F12 यानी जो Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, यानी F12 की डायरेक्शन
R21 की डायरेक्शन के तो F12 लिखना होगा। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था ना अभी अभी, K Q1 Q2 बाई क्या फाइंड आउट किया था, R21 का क्यूब, यही तो फाइंड आउट किया था। और यहाँ पे क्या आया था फाइनली, R21, यही तो आया था, ठीक है ना। इसी को हम लोगों ने R2 माइनस R1 और यहाँ पर भी R2 माइनस R1 यही तो लिखा है, ध्यान से देखिए। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, ये तो एक्सप्रेशन किसके लिए हमने लिखा था, ये एक्सप्रेशन लिखा था F21 के लिए। लेकिन F12 के लिए अगर हमको लिखना है तो इसमें क्या चेंज आ जाएगा, जो F21 था इसके पहले वाला फोर्स वो R21 के लॉन्ग था, इसलिए R21 यहाँ पर आया था। और ये वाला जो फोर्स है ये R21 के तो अपोजिट है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस R21 को रिप्लेस कर देंगे माइनस R21 से। किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस R21 से। तो फाइनली हमको क्या मिला, F12 इज इक्वल टू, यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो मॉड है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में हमें कोई ज़रूरत नहीं है माइनस प्लस करने की, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन इनके डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखो कि Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा R21, ठीक है, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो तो ये एक्सप्रेशन किसका निकल के आ गया, F12 का ये एक्सप्रेशन निकल करके आ गया, ठीक है। इस माइनस को चाहे यहाँ लगाओ और चाहे इसके साथ लगा करके ब्रैकेट में रख दो, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर लिखने से देखो हम लोग क्या कंक्लूज़न निकालेंगे, कंक्लूज़न ये निकालेंगे कि अगर हम लोग इस माइनस को छोड़ करके ये पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से अगर देखें तो ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन तो F21 है, क्या है F21। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F12 माइनस ऑफ F21। देखो निकल करके क्या आया कि ये जो दोनों फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, F12 इज इक्वल टू F21। तो अगर हमें एक फोर्स पता है तो दूसरा फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी बस क्या डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो अगर वेक्टर फॉर्म में कभी भी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोई भी फोर्स है, बट यहाँ पर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो कोलम्बियन फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स को तो उनके साथ हमें साइन का ध्यान रखना है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। अगर ये एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाए कि सही है या गलत है, F12 इज इक्वल टू F21, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन सही है या गलत है। या अगर मैं आपसे ये पूछूं F12 इज इक्वल टू F21, अब बताइए दोनों में से कौन से एक्सप्रेशन सही है और कौन से गलत है, और अगर ऐसा है तो क्यों। मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एक्सप्रेशन तो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसमें वेक्टर तो लगा नहीं है, इट मीन्स कि ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड तो दोनों के इक्वल ही है। लेकिन यहाँ पर तो वेक्टर लगा हुआ है, और वेक्टर अगर लगा है तो वेक्टर के अगर अकॉर्डिंग चलेंगे हम तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट होगा क्या, जो अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया है, F12 और यहाँ पर F21 लिखेंगे, और जब भी वेक्टर के साथ लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो अब ये एक्सप्रेशन हमारा करेक्ट हो चुका है, ठीक है। सो ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे इसके बाद
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी स्केलर और वेक्टर फॉर्म दोनों में देखेंगे। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, उसमें आपको इस वेक्टर लॉ का बहुत ज़्यादा यूज़ दिखेगा। किस तरीके से यूज़ करना है ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप, इट इज़ माय सजेशन कि आप एक बार नोट करने के बाद प्लीज़ अपने कॉपी पे एक बार ये वेक्टर लॉ फिर से डिराइव करिए, ताकि आपके हर एक स्टेप्स, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। और प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन